अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनीमिया। लास्ट वीडियो में हमने एनीमिया और उसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस किया। अभी हम एनीमिया की टाइप्स को बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फर्दर आने वाली वीडियोस में वन बाय वन करके हम सारे के सारे जो एनीमियाज हैं उनकी डिटेल को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एनीमिया बेसिकली हम मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एनीमिया को आज डिस्कस करने वाले हैं। मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ एनीमिया जो है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं MCV के ऊपर, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के ऊपर, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम ऑफ RBC के ऊपर। ठीक है, और ये मैंने बताया था जब हम ब्लड टेस्ट के बारे में या CBC रिपोर्ट के बारे में देख रहे थे कि हेमाटोक्रेट क्या होता है, MCHC क्या होता है, MCV क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने जो डिटेल्स थी वो मैंने बता दी थी। इसकी जो नॉर्मल अडल्ट वैल्यू होती है वो होती है 76 to 96। ठीक है, फ्यू बुक्स ये मेंशन करती हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो मेंशन करती हैं कि 80 to 100 होती हैं। वो डिपेंड करता है बुक टू बुक। ठीक है, तो इसकी जो हम बुक्स मेंशन करती हैं 80 to 100, तो इसके लिए बेटर ये है कि हम दोनों को कंबाइनली हम कह देते हैं कि ये 76 to 100 होती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू होती है इसकी। और इसकी जो यूनिट होता है वो होता है फेमटोलीटर। ठीक है, तो हमारी जो टाइप्स ऑफ एनीमिया है, मॉर्फोलॉजिकल टाइप्स ऑफ एनीमिया, वो डिपेंड करती हैं मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो हमारा अगर फॉर एग्जांपल 76 to 100 वैल्यू लेकर हम चलें, तो अगर कोई भी मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो अगर 76 से कम है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज़ अ माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, साइटिक एनीमिया। और अगर ये 76 अप टू 100 है, मीन के नॉर्मल वैल्यू में है, रेंज में है, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज अ नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, और अगर ये मोर देन 100 है तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो होप सो कि ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए हैं। ठीक है, अगर कम है तो माइक्रोसाइटिक, नॉर्मल रेंज में है तो नॉर्मोसाइटिक, और अगर मोर है तो हम कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो ये है इसकी 3 टाइप्स। हम पहले देखते हैं कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया में कौन कौन से टाइप्स ऑफ एनीमिया आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो बेस्ट है वो है कि हम याद रख लें, जो निमोनिक है वो है लिस्ट A। ठीक है, LIST, लिस्ट A। ठीक है, तो लिस्ट A से हम याद कर सकते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमियाज कौन कौन से हैं। L से है लेड पॉइजनिंग एनीमिया। इनकी हम सारी की सारी डिटेल पढ़ेंगे जब हम 1 to all सारे के सारे डिस्कस करेंगे, बट जस्ट इनके मैं बता रहा हूँ कि इनमें कौन कौन से आते हैं। ठीक है, सेकंड है I से है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देन S से है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। T से है थैलेसीमिया। और A से है एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज। एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन एनीमिया जो हमारे पास है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन एनीमिया इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, तो वो है एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था एग्जाम के रिलेटेड, वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक से पहले मैक्रोसाइटिक के बारे में बता देता हूँ। ये जस्ट 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी 2 टाइप्स होती हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया में? फर्स्ट वन इज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। स्पेलिंग की मोस्टली मैं मिस्टेक कर देता हूँ, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। देन सेकंड होता है हमारे पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स हैं जस्ट इसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया में, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, इन दोनों में एक सब टाइप होती है जिसको बोलते हैं हम परनीशियस एनीमिया। ठीक है, बेसिकली परनीशियस एनीमिया, एक मैं लिख लेता हूँ, परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारे पास जो है
पाराइटल सेल्स होते हैं स्टोमच के, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है और विटामिन B12 जो है वो प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं होता। मीन कि हम कह सकते हैं दिस इज़ अ सब टाइप ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये जब हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एनीमिया को डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा कि पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है या कि ये किस तरह फॉर एग्जांपल जनरेट होता है, या किसी भी पेशेंट को हम किस तरह कह सकते हैं कि इसको पर्नीशियस एनीमिया है। ठीक है, ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया ही होता है, बट जब कोई बेसिक डेफिनेशन पूछे तो उसमें जस्ट ये 2 ही बोलने हैं कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, बट विटामिन B12 डेफिशिएंसी की सब टाइप है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास नार्मोसाइटिक एनीमियाज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नार्मोसाइटिक का मतलब ये है कि जो ब्लड के सेल हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि MCV जो है वो RBC के रिलेटेड है, तो नॉर्मो मतलब RBC जो है वो नॉर्मल हैं, बट क्या टेंशन हो सकती है, या तो उनकी RBC की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, सॉरी RBC नॉर्मल नहीं, नॉर्मल वैल्यू मतलब नॉर्मल रेंज में है। ठीक है, या तो उनकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, या सेकंड उसका ये हो सकता है कि प्रोडक्शन कम हो रही है। ठीक है, लेस प्रोडक्शन हो रही हो या डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही हो तो हम उसको कह सकते हैं दिस इज़ अ नार्मोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, जो MCV होता है मीन एक किस्म का ये साइज ऑफ RBC होता है। हम इस तरह सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये साइज ऑफ RBC होता है जो कि किसी भी एक ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं RBC। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा क्यों हो सकती है और प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों हो सकती है, इस पे डिफरेंट हमारे पास एनीमिया है। ठीक है, अंडर प्रोडक्शन के लिए जस्ट हम बोलते हैं दिस इज़ अ एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। जस्ट वन काज हो सकती है अंडर प्रोडक्शन की, दिस इज एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, बोन मैरो से प्रोडक्शन ही RBCs की नहीं हो रही, लेकिन डिस्ट्रक्शन जो है RBC की वो डिफरेंट काजेस की वजह से हो सकती है। कौन कौन सी काजेस हो सकती हैं देखें, फॉर एग्जांपल अगर डिस्ट्रक्शन हो रही है तो मैंने पहले भी एक बार मेंशन किया था, मैं फिर मेंशन कर देता हूं कि डिस्ट्रक्शन या RBC जो होते हैं ब्रेक डाउन होती है, इसको हम बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, डिस्ट्रक्शन मतलब हीमोलाइसिस, हीम मतलब ब्लड और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, तो हीमोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया जो है वो है डिस्ट्रक्शन और ये आता है नार्मोसाइटिक एनीमिया में। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन मैंने हीमोलाइसिस बताया था कि 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इंट्रावास्कुलर जो कि ब्लड वेसल के अंदर होती है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास होती है एक्स्ट्रावास्कुलर। एक्स्ट्रावास्कुलर में मेनली जो हमारे पास होती है वो स्प्लीन होती है, और इसके अलावा जो है एक्स्ट्रावास्कुलर में आई डोंट थिंक सो कोई और ऑर्गन भी काम करता है, बट मेनली हमारे पास 98 to 99% जो है ये स्प्लीन ही काम करती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रावास्कुलर में क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक तो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस हो सकता है। ठीक है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस इसको मैं बताऊंगा ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, देन हमारे पास सिकल सेल हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया। सेल जो है वो सिकल शेप की हो जाते हैं और जो स्प्लीन होती है वो उसको कैप्चर करके डिस्ट्रॉय कर देती है। और हमारे पास इंट्रावास्कुलर जो एनीमियाज हैं उसके अंदर डिफरेंट हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चंद जो मेन है वो मेंशन कर दूंगा। एक है प्रोक्सिमल परजक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। प्रोक्सन, ये वर्ड मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा बार बार, PROXIMAL, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है, तो इसको मेनली PNH बोलते हैं। ठीक है, सिंपली याद रखें आप। देन मैंने बताया था कि एक एंजाइम होता है हमारे RBC के अंदर, उसको बोलते हैं G6PD। ठीक है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, देन इसके अलावा है इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, इम्यून सिस्टम जो हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर अगर उनकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो अगर इम्यून सिस्टम हमारे ब्लड की हीमोलाइसिस कर रहा है तो वो भी इंट्रावास्कुलर ही करेगा, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ही करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। इसके अलावा फोर्थ है पायरोवेट काइनेज, मैंने एक बताया था इसके साथ। एक होता है G6PD एंजाइम होता है, एक होता है पायरोवेट काइनेज RBC के अंदर। ठीक है, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो तो इस वजह से भी हमारे जो RBC हैं वो हीमोलाइसिस अंडर हीमोलाइसिस चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास मलेरिया जो होता है, ये कंडीशन होती है मलेरिया, इसके अंदर भी RBC की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, या हम कहते हैं MAHA।
MA, मैं इसको थोड़ा इस तरफ लिख रहा हूँ क्योंकि इंट्रावास्कुलर है, यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो MAHA, ठीक है। ये होता है माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। तो माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया भी हमारे पास इंट्रावास्कुलर की ही टाइप है, ठीक है। ये हम इसकी बेसिक टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, ठीक है। होप्स हो कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई हैं। थोड़ी सी आपको पेचीदा लगेंगी, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेंगी, लेकिन ये बहुत ही ईजी हैं, आप होप्स हो इसको याद कर सकेंगे, ठीक है। देखिए MCV को हम की जो नॉर्मल वैल्यू है 76 to 100 हमने बोली, जो कम है वो माइक्रोसाइटिक है, जो ज़्यादा है वो मैक्रोसाइटिक है, ये तो क्लियर हुआ। ये जो रेंज में आते हैं वो नॉर्मोसाइटिक हैं, ठीक है। जो मैक्रो है इसमें फोलिक एसिड और विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, और जो माइक्रो है उसमें लिस्ट A वाला निमोनिक आपने याद रख लेना है, ठीक है। लेड पॉइजनिंग, आयरन डेफिशिएंसी, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज, ठीक है। ये हमने मेन पॉइंट बात की। देन नॉर्मोसाइटिक में मैंने बात की या तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है या प्रोडक्शन ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो हम उसको एप्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है तो वो उसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलेंगे, ठीक है। हीमोलिटिक एनीमिया 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इंट्रावास्कुलर या एक्स्ट्रावास्कुलर। जो एक्स्ट्रावास्कुलर है उसमें सिकल सेल एनीमिया है और हेरिडिटेरी स्फीरोसाइटोसिस है। जो इंट्रावास्कुलर है इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, बट आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मेन है वो है G6PD डेफिशिएंसी, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, मलेरिया और इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। ये हमारे पास 3-4 हैं जो कि हमारे बेसिक याद रखने हैं। बाकी ये जो है सम टाइम MCQ में पूछ लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो होप्स हो कि ये सारी क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गई है और आप इसको बेटर तौर पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल किसी भी एक बेबी को एनीमिया है या एनीमिक कंडीशन है तो वो फेलियर टू थ्राइव एक टर्म बोलते हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव का क्या मतलब होता है कि बेबी जो है उसका साइज और जो वेट है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा होता। उसके जो टिश्यूज़ हैं या उसके क्योंकि आपको पता है कि बेबी होता है या हमारी जो फर्स्ट ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं उसमें बेबी ग्रोइंग फेज में होता है, तो ग्रोइंग प्रॉपर नहीं हो पा रही होती क्योंकि उसके टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पा रही होती। तो इस वजह से एक टर्म यूज़ करते हैं फेलियर टू थ्राइव, जिसमें बेबी अपना वेट और साइज़ जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। तो ये जस्ट एक टर्म थी, अलग से मैंने इसको मेंशन कर दिया यहाँ पे। ये हमारा टाइप्स ऑफ एनीमिया हो गया। नेक्स्ट हम जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन एनीमिया, ठीक है। देन स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट चलते जाएंगे। जो हमारे पास ज़्यादा लॉन्ग होंगे उनको मैं कोशिश करूँगा कि पहले एक्सप्लेन कर लूँ और बाकी जो यानी कि लेस इंपॉर्टेंट है उनको बाद में एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे। आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर करने की ट्राई करूँगा। खुश रहिए। थैंक यू डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज़।